आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है डेस्क वर्क मॉडल पेपर 4 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। मॉडल पेपर 4 माध्यमिक परीक्षा 2023 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 80 समय 3 घंटे 15 मिनट। खंड ए बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करें। पहला, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? तो इसका सही उत्तर है लाहौर अधिवेशन द। सही उत्तर होगा द लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न 2, 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था? तो 19 का यही अधिवेशन था जो हुआ था लाहौर में। सही उत्तर होगा स लाहौर में। प्रश्न 3, 18वीं शताब्दी के अंत में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? सही उत्तर है इसका यूरोप है। 18वीं शताब्दी में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र यूरोप था। प्रश्न 3, 18वीं शताब्दी के अंत में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? सही उत्तर है ए यूरोप। यूरोप ही विश्व व्यापार का 18वीं सदी तक बड़ा केंद्र था। निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? जूट। सही उत्तर होगा स जूट। 5वां प्रश्न, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? उत्तर होगा बाइबल। तो सही उत्तर है ए बाइबिल। प्रश्न 6, दुनिया के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक है। ए में भारतीय जनता पार्टी, ब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स बहुजन समाज पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो सबसे पुरानी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना आज़ादी के पहले संघर्ष हेतु 1885 में ही हो गई थी। 7, किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को कहते हैं। ए में लोकतंत्र की चुनौती, ब में प्रतिनिधियों की चुनौतियाँ, स में जनता की चुनौतियाँ और द में तानाशाह की चुनौतियाँ। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो समस्याएं आती हैं उन्हें लोकतंत्र की चुनौतियाँ कहते हैं। ए होगा लोकतंत्र की चुनौतियाँ। प्रश्न 8, वह राजनीतिक दल जो सत्ता पर काबिज होता है कहलाता है सत्ताधारी दल। सही उत्तर होगा ब सत्ताधारी दल। प्रश्न 9, भारत में सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ? 2005 में। सही उत्तर होगा ब 2005 में। प्रश्न 10, जमाकर्ता बैंक से पाते हैं ब्याज। तो ए अपने धन पर ब्याज। सही उत्तर होगा अपने धन पर ब्याज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें और उसके बाद वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित उद्योग है? ए सूती वस्त्र उद्योग, ब पटसन, स सीमेंट, द चीनी। इसमें सही उत्तर है स सीमेंट उद्योग। प्रश्न 12, वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व और नियंत्रण रखती है कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। सही उत्तर होगा स बहुराष्ट्रीय कंपनी। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 19वीं सदी के अंत में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए छपवाने लगे थे कैलेंडर। तो यहाँ आएगा कैलेंडर। का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाज़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था की गई। तो यहाँ आएगा मांस का निर्यात। मांस का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाज़ों को ठंडा रखने की रेफ्रिजरेटर व्यवस्था हो गई। प्रश्न 3, रिक्त स्थान में अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। तो यहाँ आएगा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने
से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। चौथा, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो रिक्त स्थान में आएगा शिक्षा। परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। तो यहाँ आएगा गांव या ग्रामीण परिवारों से होगा ग्रामीण परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। अगला है छठा, उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही आंदोलन प्रभावी हो सकता है। तो छठे में आएगा उपभोक्ता आंदोलन। यहाँ आएगा उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। आगे प्रश्न 3 में अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। प्रश्न 1, अपनी पुस्तकों और लेखों के प्रकाशन के माध्यम से किस धर्म सुधारक ने प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की? उत्तर, मार्टिन लूथर ने। प्रश्न 2, 19वीं शताब्दी में यूरोप के लोग किन महाद्वीपों में जाकर बसे? उत्तर, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में। प्रश्न 3, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? उत्तर, 1730 के दशक में। शुरुआत 1730 के दशक में हुई और विस्तार होना शुरू हुआ 1780 के बाद। प्रश्न 4 में कार्बनिक कृषि क्या है? उत्तर, रासायनिक पदार्थों के प्रयोग के बिना केवल जैविक खादों के प्रयोग से की गई कृषि कार्बनिक कृषि कहलाती है। इसे जैविक खेती भी कहते हैं। प्रश्न 5, बहुउद्देश्य परियोजनाओं के निर्माण के विरोध में एक तर्क दीजिए। उत्तर, बहुउद्देश्य परियोजनाओं के निर्माण से स्थानीय समुदायों का विस्थापन होता है। प्रश्न 6, भारत के एक अंतःस्थलीय नदी पतन का नाम लिखिए। उत्तर, कोलकाता पतन। प्रश्न 7, लोकतंत्र में निर्णय लेने में समय अधिक क्यों लगता है? उत्तर, लोकतंत्र में निर्णय पर्याप्त विचार विमर्श के बाद लिए जाने के कारण समय अधिक लगता है। प्रश्न 8, किन 2 संस्थागत कार्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल रही है? उत्तर, 1, नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने तथा खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उचित स्थितियां। प्रश्न 9, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती से क्या अभिप्राय है? उत्तर, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती से अभिप्राय है लोकतांत्रिक शासन के मूल सिद्धांतों को राष्ट्र के सभी क्षेत्रों, समूहों और संस्थाओं में लागू करना। 10वां प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, जैसे कृषि, खनन आदि। प्रश्न 11, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का कोई एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, भारतीय रेलवे। प्रश्न 12, साक्षरता दर का क्या अभिप्राय है? उत्तर, साक्षरता दर 7 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात दर्शाती है। लघुत्तरात्मक प्रश्न 4 से 16 तक, शब्द सीमा 50 शब्द। प्रश्न 4, 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाओं की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उत्तर, रूढ़िवाद इस बात पर बल देता था कि राज्य व समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखना चाहिए। 2, 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। 3, वे अपनी आलोचना और असहमति सहन नहीं करती थी। 4, अधिकतर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित स्वतंत्रता, उदारवाद और मुक्ति के विचारों पर नियंत्रण लगाना था। प्रश्न 5, असेंबली लाइन क्या थी? उत्तर, अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति और कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन के लिए जिस पद्धति को अपनाया उसे असेंबली लाइन कहते हैं। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे
कार के किसी विशेष पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। इस पद्धति में हर 3 मिनट में एक कार तैयार हो जाती थी। प्रश्न 6, स्थानिक जातियों से क्या आशय है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उत्तर, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां स्थानिक जातियां कही जाती हैं। जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। प्रश्न 7, भारत में जल संकटग्रस्त संसाधन है, इस कथन की पुष्टि करें। उत्तर, भारत में जल संकटग्रस्त संसाधन है क्योंकि 1, भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण जल के अत्यधिक प्रयोग से जल की कमी हो रही है। 2, भारत में जल प्रदूषित किए जाने के कारण उपयोग योग्य नहीं रह गया है। 3, वर्षा की कमी के कारण जल और भी अधिक संकटग्रस्त संसाधन हो जाता है। प्रश्न 8, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारतीय कृषि का विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ होना। 2, कृषि में नवीन तकनीकों का प्रयोग। 3, सुधरे हुए बीजों का प्रयोग। 4, निर्वाह कृषि का व्यापारिक कृषि में बदलना। 5, कृषि उत्पादों के विदेशी व्यापार में वृद्धि। प्रश्न 9, राज्य राजमार्ग क्या है? इनके निर्माण व रखरखाव के लिए कौन उत्तरदायी होता है? उत्तर, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। यह सड़कें राष्ट्रीय राजमार्गों को भी आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव का दायित्व वहाँ के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है, यानी PWD का होता है। प्रश्न 10, विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के बीच सत्ता की साझेदारी पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, शासन की सत्ता का विभाजन जब केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच किया जाता है तो उसे विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। सत्ता के ऐसे विभाजन को सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। दोनों प्रकार की सरकारों को सत्ता का बंटवारा संविधान द्वारा किया जाता है। प्रश्न 11, किस प्रकार हमारे समाज में सामाजिक अंतर उत्पन्न होते हैं? उत्तर, अधिकतर सामाजिक अंतर जन्म पर आधारित होते हैं, जैसे लंबा छोटा, काला गोरा, स्त्री पुरुष आदि सामाजिक अंतरों का आधार जन्म है। कुछ सामाजिक अंतर हमारे चुनाव या पसंद के आधार पर भी तय होते हैं, जैसे धर्म, शिक्षा, व्यवसाय के चुनाव के आधार पर होने वाले अंतर हैं। प्रश्न 12, सार्वभौमिक प्रकृति के आंदोलनों के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सार्वभौमिक प्रकृति के आंदोलनों का स्वरूप निम्न प्रकार है। 1, ये आंदोलन एक व्यापक लक्ष्य को बहुत ही बड़ी समय अवधि में हासिल करना चाहते हैं। 2, इन आंदोलनों में एक से अधिक मुद्दे होते हैं। 2, इन आंदोलनों में एक से अधिक मुद्दे होते हैं। ऐसे आंदोलनों के नियंत्रण एवं दिशा निर्देश के लिए अनेक संगठन होते हैं तथा इनके नेतृत्व भी अलग अलग होते हैं। प्रश्न 13, विकास की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, विकास की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न तथा विरोधाभासी भी हो सकते हैं। 2, विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। 3, विकास के महत्वपूर्ण अंग है आय में वृद्धि, समानता का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा। प्रश्न 14, क्या अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं? उत्तर, हाँ, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रत्येक क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्र पर निर्भर है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र अन्य क्षेत्र को वस्तुएं अथवा सेवाएं बेचता है तथा अपने स्वयं की जरूरत की वस्तुएं अथवा सेवाएं अन्य क्षेत्र से खरीदता है। प्रश्न 15, मुद्रा क्या है? आधुनिक भारतीय मुद्रा की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर,
मुद्रा। मुद्रा से अभिप्राय उस वस्तु से है जिसका सामान्य विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। विशेषताएं निम्न हैं। 1. भारत में आधुनिक मुद्रा करेंसी कागज के नोट व सिक्के हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा जारी करता है। 3. भारत में मुद्रा सौदों के लिए अधिकृत है। प्रश्न 16. उपभोक्ता संरक्षण परिषद के 2 कार्य बताइए। उत्तर। 1. उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं के संरक्षण का कार्य करती है। 2. ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। 3. बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालतों में व्यक्ति विशेष या उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करती है। खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 17 से 20 शब्द सीमा 100 शब्द। प्रश्न 17. यूरोप में मध्यम वर्ग के उदय के क्या कारण थे। उत्तर। यूरोप में मध्यम वर्ग के उदय के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, पश्चिम और मध्य यूरोप के भागों में औद्योगिक उत्पादन तथा व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। 2. इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में ही औद्योगिकीकरण हो गया, परंतु फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में 19वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण हुआ था। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग अस्तित्व में आए जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। इस प्रकार इस औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप मध्यम वर्ग का उत्कर्ष हुआ। मध्य और पूर्व यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। 4. कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी और मध्यम वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। प्रश्न 18. बांगर व खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर। पुराने जलोढ़ बांगर तथा नवीन जलोढ़ खादर में निम्नलिखित अंतर है। पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं जबकि नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। बांगर अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होता है जबकि खादर अधिक उपजाऊ होता है। 3. गठन में बांगर की मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा अधिक होती है, अर्थात मृदा मोटे कण वाली होती है, और खादर की मृदा बांगर मृदा की तुलना में बारीक कण वाली होती है। प्रश्न 19. जाति किस प्रकार राजनीतिग्रस्त हो जाती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। जाति अनेक रूपों में राजनीतिग्रस्त होती है। 1. हर जाति स्वयं को बड़ा बनाना चाहती है, इसलिए अब वह अपने समूह की सभी जातियों को अपने साथ लाने की कोशिश करती है। 2. चूँकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों व समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है और इस तरह उनके बीच संवाद और मोल तोल होता है। 3. राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है। प्रश्न 20. विश्व व्यापार संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है तथा यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। विश्व व्यापार संगठन विदेश व्यापार के अवरोधों को कम करने का प्रयास करता है जिससे विदेशी व्यापार में वृद्धि की जा सके। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान करता है, व्यवहार में ये देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। विकसित देशों ने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है, जबकि WTO ने विकासशील देशों की सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा है। खंड द निबंधात्मक प्रश्न 21 से 22 शब्द सीमा 250 शब्द। प्रश्न 21. सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसका महत्व बताइए।
उत्तर 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई, बेरोजगारी तथा गरीबी बहुत बढ़ गई थी। 2, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उससे भारतीयों को बड़ी निराशा हुई। 3, लॉर्ड इरविन की घोषणा। भारतीयों के विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक राज्य की अस्पष्ट घोषणा की। उन्होंने केवल यह बताया कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। 4, पूर्ण स्वराज्य की मांग। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया। इस अधिवेशन ने कांग्रेस को उचित अवसर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया। 5, गांधी जी की मांगों को अस्वीकार करना। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में गांधी जी ने चेतावनी दी थी कि यदि 11 मार्च 1930 तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। जब वायसराय ने गांधी जी की बातें नहीं मानी तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निश्चय कर लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व है। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिशील एवं व्यापक बनाया। 2, इस आंदोलन के फलस्वरूप महिलाओं में जागृति उत्पन्न हुई। तीसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने देशवासियों में निर्भीकता, साहस एवं राष्ट्रीयता की भावना को संचार किया। 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने अन्यायपूर्ण एवं दमनात्मक औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन किया। 21वां, अल्लूरी सीताराम राजू के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों ने विद्रोह किया? उत्तर, अल्लूरी सीताराम राजू, उन्होंने आंध्र प्रदेश के गुडेम विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। उनके व्यक्तित्व का वर्णन निम्न प्रकार है। 1, अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वे सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। 4, राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार हैं। अल्लूरी राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। 5, उन्होंने ये दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। 1924 में उन्हें फांसी दे दी गई अंग्रेजों द्वारा। वे अपने लोगों के बीच लोकनायक बन गए। अब आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों द्वारा विद्रोह। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में निम्नलिखित कारणों से एक गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था। पहला कारण, अन्य कान क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। 2, लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे और न ही जलावन के लिए लकड़ी बीन सकते थे। 3, इन प्रतिबंधों से न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीन लिए जा रहे हैं। 4, जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने के लिए मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। प्रश्न 22, भारत में संघवाद के स्वरूप तथा संविधान द्वारा प्रस्तावित संघ सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत में संघवाद का स्वरूप। 1, भारतीय संघवाद राज्यों का संघ है। 2, भारतीय संघीय व्यवस्था में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए, दूसरी राज्य प्रांतों के स्तर की होती है तथा 1992 में संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन की संस्थाओं को तीसरे स्तर के रूप में मान्यता दी गई है। 3, संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है। भारतीय संघवाद में न्यायपालिका स्वतंत्र तथा सर्वोच्च है।
5. भारतीय संघवाद में सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है, यहाँ कुछ राज्यों को विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला, विधायी शक्तियों की बंटवारे की व्यवस्था। संविधान द्वारा संघ सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा निम्नलिखित 3 सूचियों द्वारा किया गया है। 1. संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ये विषय राष्ट्रीय महत्व के जैसे रक्षा, वित्त, विदेशी विभाग आदि। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। ये स्थानीय महत्व के विषय जैसे कृषि, पुलिस, वाणिज्य इत्यादि। 3. समवर्ती सूची। इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। एक ही समय में किसी एक विषय पर दोनों सरकारों के कानून में टकराव होने की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा और राज्य सरकार का कानून निरस्त हो जाएगा। 4. अवशिष्ट विषय। शेष विषय केंद्र सरकार को प्रदान किए गए हैं। ऐसे विषय जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, उन पर किसका अधिकार रहेगा? केंद्र का। वाह। प्रश्न 22 का अथवा भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के संगठन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारतीय पंचायती राज व्यवस्था। भारत में गांवों के स्तर पर विद्यमान स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। 1. ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। प्रत्येक गांव या गांव समूह में एक ग्राम पंचायत होती है। ये एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। सरपंच का चुनाव गांव में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। ये पूरे पंचायत के क्षेत्र के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के प्रत्येक मतदाता इसके सदस्य होते हैं। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत का बजट पास करने और उनके कामकाज की समीक्षा के लिए ग्राम सभा को साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठकें करनी होती है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसे मंडल ब्लॉक स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। 3. जिला परिषद। जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकार सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद का प्रमुख जिला प्रमुख कहलाता है, जो इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। प्रश्न 23, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। ए दुर्गापुर, ब सिंगरौली, स कलपक्कम, द गांधीनगर। अथवा 23वां का अथवा में अजमेर, ए में अजमेर, ब विशाखापट्टनम, स गोवा और द दिल्ली। तो पहले 23वां का प्रथम करते हैं हम। उत्तर 23, इसमें हमें भरना है दुर्गापुर, सिंगरौली, कलपक्कम और गांधीनगर। तो सबसे पहले भरते हैं दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो ये पश्चिम बंगाल में यहाँ स्थित है, कलकत्ता के थोड़ा ऊपर यहाँ है दुर्गापुर। तो यहाँ हमने भर दिया दुर्गापुर। अगला है सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, इधर मध्य प्रदेश ठीक पूर्व की ओर। तो मध्य प्रदेश का ठीक उत्तरी पूर्वी भाग में यहाँ पड़ता है सिंगरौली। तो यहाँ हमने भर दिया सिंगरौली। इसके बाद में कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु, इधर ये तमिलनाडु में भर दिया हमने कलपक्कम। फिर गांधीनगर। गांधीनगर ये अहमदाबाद के पास, यहाँ गांधीनगर, यहाँ भर दिया हमने ये गांधीनगर। इस तरह ये भारत के प्रमुख 4 स्थान हमने भर दिए।
ये मैप पूरा हुआ है। दूसरा मैप, इसमें भरना है हमें अजमेर, विशाखापट्टनम, गोवा और दिल्ली। तो अजमेर राजस्थान के मध्य भाग में स्थित है, तो ये मध्य भाग में यहाँ स्थित है, राजस्थान के मध्य भाग में ये अजमेर। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में बंदरगाह है विशाखापट्टनम, तो ये आंध्र प्रदेश में यहाँ स्थित है विशाखापट्टनम। ये यहाँ हमने भर दिया विशाखापट्टनम। इसके बाद अगला है गोवा। गोवा भारत का जो ये पश्चिमी तट है, पश्चिम तट के ठीक मध्य भाग में है गोवा, तो ठीक मध्य भाग में हमने भर दिया यहाँ पर ये गोवा भर दिया यहाँ। इसके बाद है दिल्ली। दिल्ली भारत के यहाँ ऊपर उत्तर में, इधर राजस्थान और इधर ये नेपाल, इन दोनों की ठीक मध्य में यहाँ है दिल्ली, तो यहाँ हमने भर दिया दिल्ली। इस तरह चारों स्थान मैप में पूरे हुए। धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।